सारा प्रणाम, सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं फरहीन अदनान। आई खबरों की शुरुआत करते हुए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए मुंबई में कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक। एनसीपी के साथ गठबंधन पर भी विचार। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को दही हांडी तोड़ने से रोकने की जनहित याचिका को कोर्ट ने की खारिज। राज्य सरकार को दिशा निर्देश तय करने के दिए आदेश। शाइनी आहूजा की बड़ी मुश्किलें तो बलात्कार के आरोपी मनसे कार्यकर्ता भी पड़े मुश्किल में। कोर्ट ने सभी को 13 अगस्त तक भेजा न्यायिक हिरासत में। और 2 अगस्त को बीसीसीआई ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। खिलाड़ियों के अनुशासन और वाडा पर होगी चर्चा। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में बढ़ते कद को देखते हुए कांग्रेस ने सभी 288 सीटों पर कब्जा करने का मन बना लिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस एनसीपी को ठेंगा दिखाना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली सफलता के चलते कांग्रेसी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। यही कारण है कि राज्य के हर इलाके में सर्वे भी किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के मन को टटोला गया। प्रदेश महासचिव संजय दत्त का मानना है कि हम तैयार हैं। मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे की ये नई रणनीती है। मराठवाड्यामध्ये जो निरीक्षक पथक आला होता त्याला प्राथमिक जो एक आढावा दिसला तो सर्व जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसची परिस्थिती आम्हाला खूप चांगली दिसली आणि निश्चितपणे मागच्या वेळी जो परफॉर्मन्स आमचा होता त्यावर आम्ही सुद्धा समाधानी नव्हतो। यावेळी त्यापेक्षा दुप्पट तिप्पट चांगला परफॉर्मन्स आमच्या पक्षाचा राहणार आहे असा फीडबॅक आम्हाला मिळाला। इसके साथ ही कांग्रेस ने महाराष्ट्र भर में जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेसी नेता नए परसीमन का बहाना बताकर अपने एकला चलो की नीति अपनाए हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख भी इसे हवा दे रहे हैं। अशफाक शेख के साथ नाजमा सिद्दीकी, सहारा न्यूज ब्यूरो, औरंगाबाद। और कांग्रेस समन्वय समिति के पदाधिकारियों की मुंबई में बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। साथ ही आगामी चुनाव में एनसीपी के साथ गठबंधन पर भी विचार हुआ। हम लोगों का काम केवल जो वर्कर्स की जो बात है, जो पदाधिकारियों की बातचीत है, उनसे इंटरेक्शन करना हमारा लक्ष्य है। मैं 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक इन 12 पार्लियामेंट सीट्स में जाऊंगा और वहां जो हमारे एमएलएज हैं, एमपीज हैं, हमारे जिला ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जेडपी और ब्लॉक पंचायत के पदाधिकारी हैं, नगर पालिका नगर निगम के पदाधिकारी हैं, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जो हालात हैं उसके बारे में रिपोर्ट अपना बना के कांग्रेस प्रेसिडेंट के जो नुमाइंदे हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज एंटनी जी, उनको देंगे। हम लोगों का काम केवल जो वर्कर्स की जो बात है, जो पदाधिकारियों की बातचीत है, उनसे इंटरेक्शन करना हमारा। कोडा कार के मालिक पेश हुए जिनकी कार छीनकर कसाब और उसका साथी इस्माइल भाग गए थे। उधर कसाब के बयान के बाद सरकारी वकील ने कसाब को झूठा करार किया है। कसाब एक धोखेबाज है, ये वापिस आज साबित हो गया, क्योंकि कसाब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मैंने और अबू इस्माइल ने स्कोडा कार भगा के लेके गए थे, लेकिन आज वही जैसे ही हमने स्कोडा कार का मालिक शरण आरसा को कोर्ट में एग्जामिन किया, उसी वक्त कसाब के तरफ से उसको ये कहा गया कि उसमें कसाब ने उसको कोई दम नहीं दिया और कसाब हालांकि वहां मौजूद ही नहीं था। कसाब को बार बार बयान बदलने की एक आदत है, क्योंकि कसाब ने कुछ दिन पहले अपना गुनाह कबूल करते समय उसने कहा था स्कोडा कार उसने और अबू इस्माइल ने भगाई है, लेकिन आज कसाब ने फिर वापस मुड़ गया और उसने स्कोडा कार के मालिक शरण आरसा को बताया कि उसमें कसाब नहीं था। उस वक्त कसाब ने कोई कार भगाई नहीं। नहीं, इज वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस। 140 से ऊपर विटनेसेस आ चुके हैं, तो वो भी एक विटनेस है जिसका ये बयान था कि वो 26 नवंबर को अपनी गाड़ी लेके जा रहा था स्कोडा, और 2 टेररिस्ट लोगों ने
पुलिस कॉलेज जीप से उतर के जबरदस्ती उनकी गाड़ी छीन ली थी, ये उसका बयान था। वन ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, उनका एग्जामिनेशन चीफ हुआ, हमने उसको क्रॉस किया और फिर उसका जो क्या फैसला निकलता है, उसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या होती है, ये तो आखिर में कोर्ट डिसाइड करेंगे। और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष मंजीत सिंह बिट्टा ने भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद वरुण गांधी को जमकर आड़े हाथों लिया। बिट्टा के मुताबिक वरुण गांधी ने जहर उगलकर जीत हासिल की है और ये उनके अनुसार घटिया पॉलिटिक्स है। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए MS बिट्टा ने देश के राजनीतिज्ञों की जमकर पोल खोली। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को निष्क्रिय गृह मंत्री कहते हुए कहा कि देश में घटिया पॉलिटिक्स के चलते ही लोगों का मॉरल गिरता है। वरुण गांधी जैसे पब्लिसिटी स्टंट करने वाले नेता को भी उन्होंने जमकर कोसा। वरुण गांधी जैसे लोग एक घटिया पॉलिटिक्स करते हुए एक छोटा नेता, जल्दी नेता बनने के लिए ऐसे बयानबाजी करते हैं। इनको भी एंटी टेररिस्ट मिलिट्री कोड के दायरे के अंदर लाना चाहिए, जो दंगों के बीच में हो, जो दंगों में साबित हो जाएं, जिनके बयान साबित हो जाएं, इनको लाना चाहिए। MS बिट्टा के मुताबिक छोटे लोग नेता बनने के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं। उन्होंने Z सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। लालू प्रसाद यादव व यूपी में राजनीतिक अंतर्कलह के चलते नेताओं को सुरक्षा देने को भी उन्होंने गलत बताया। अशफाक शेख के साथ नाजमा सिद्दीकी, सहारा न्यूज ब्यूरो, औरंगाबाद। और प्रतिबंधित संगठन सिमी एक बार फिर अपने पांव पसारता हुआ नजर आ रहा है। इसी आशंका के मद्देनजर ATS ने अकोला में अपनी एक टीम भेजी है। 7-11 मुंबई के लोकल ट्रेनों में और फिर मालेगांव मस्जिद विस्फोट के लिए जिम्मेदार स्टूडेंट ऑफ इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी 2002 से भारत में प्रतिबंधित यह संगठन महाराष्ट्र में अब फिर पांव पसारने लगा है। पिछले सप्ताह वहादत इस्लामी मजलिस के दौरान 2 लोगों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के आधार पर 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद पता चला है कि सिमी अब फिर सक्रिय होने लगा है। कोला में एक माना जगह है, वहां पर कुछ लोग इसी तरह से इकट्ठे हुए थे, एक बुजुर्ग से मिलने के बहाने से, और ये सब के काफी लोग उनमें से वो हैं जो पहले सिमी के एक्टिविस्ट रहे हैं। अब बात भले ही सिमी ऑर्गेनाइजेशन बैन होगी हो, लेकिन क्लैंडस्टाइनली वो उस जो उनकी थिंकिंग है, जो थ्योरी है, उसको बढ़ाने के लिए इस तरह से चुपचाप मिलने की कोशिश करते हैं। इस खुलासे के बाद मुंबई ATS ने अपनी एक टीम अकोला रवाना कर दी है और साथ में महाराष्ट्र के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को इस संगठन पर पैरी निगाह रखने का आदेश जारी कर दिया है। ये लोग अलग अलग जगह से पर रहते हैं, उनके कांटेक्ट करने का भी तरीका अलग होता है। कई बार वो 1-to-1 कांटेक्ट करते हैं। तो इसी ये सारा का सारा नेट, हालांकि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उतनी एक्टिव नहीं है जितना है, लेकिन हाँ, चूंकि 2 साल के बाद में पहली बार इस तरह का एफर्ट सामने आया है, तो निश्चित रूप से उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और कार्रवाई होगी। कुछ दिन पहले IB की खुफिया रिपोर्ट में भी सिमी को लेकर आशंका जताई गई थी कि वह कार से विस्फोट करा सकता है। इसके चलते मुंबई के कुछ खास रेलवे स्टेशनों पर काफी सावधानी बरती जा रही है। पिछले दिनों भारतीय जीवन बीमा निगम की इमारत को उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है। पाबंदी के बाद सिमी कभी इंडियन मुजाहिदीन तो कभी सिम के नामों से काम करता रहा है। अब पुलिस को आशंका है कि शायद सिमी ने फिर अपना नाम बदल लिया हो। 2007-8 में मध्य प्रदेश पुलिस ने सिमी के सर्वेसर्वा सफदर नागौरी, उसके भाई कमरुद्दीन और कर्नाटक, केरल, यूपी तथा महाराष्ट्र से सिमी के 13 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस वक्त संगठन की कमान किसके हाथ में है और इनकी क्या गतिविधियां हैं। जिस तरह पाकिस्तान में पाबंदी के बावजूद लश्कर तैयबा अपने सदस्यों की संख्या 1.5 लाख के ऊपर ले जाने में कामयाब रहा, ठीक उसी तर्ज में हिंदुस्तान में सिमी भी अपना जाल फैलाता रहा। बहरहाल अब सिमी के दबे छिपे कारोबार को खोज निकालना ATS के लिए एक बड़ी चुनौती है। भरत मिश्र के साथ भारत कविरत्न, सहारा न्यूज ब्यूरो, मुंबई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।